राइट सो आज हम यूनिट 6 का आगाज़ करेंगे। इससे पहले हमने लाग्रांजियन मैकेनिक्स से रिलेटेड स्टफ हमने कवर किया है यूनिट 3 में, यूनिट 4 और यूनिट 5 में। मैंने एलएमएस पे यूनिट 3, 4 और 5 के बेस पर आपको एक असाइनमेंट असाइन किया है, वो आप एलएमएस के ऊपर जाके देख सकते हैं। मोस्टली जो उसमें प्रॉब्लम्स हैं वो ये जो हमारे पास मेन बुक है थॉर्नटन की, उसके ऊपर बेस कर रहा है। और एक दो किताबें और एक दो प्रॉब्लम जो हैं वो मैंने की, जो हमारे पास एक और हमारा रेफरेंस बुक है टेलर की, उसमें से दिए हैं। तो आप उनको प्लीज़ कीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, हम उनको से बातचीत करेंगे और वो प्रॉब्लम आपके इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। ऑलराइट, सो हमने पिछली दफ़ा हम ये जब हम जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिस्कस कर रहे थे, तो उस वक्त हम ये देख चुके हैं हमारे पास जो है हैमिल्टोनियन का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आ चुका है। अब हम बाकायदा इस यूनिट के अंदर हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स को पूरा जो है वो डेवलप करेंगे और देखेंगे कि हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स करने का हमें क्या एडवांटेज हो सकता है। राइट, तो याद रखिएगा कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स हो, लैग्रेंजियन मैकेनिक्स हो या हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स हो, ये सारी इक्विवेलेंट मैकेनिक्स हैं। हर मैकेनिक्स का अपना अपना जो है वो एडवांटेज है और डिपेंड कर रहा है कि आपके पास सिचुएशन किस तरह की है। तो अभी हम देखेंगे कि हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स करने से हमें क्या एडवांटेज हो सकता है ओवर लैग्रेंजियन मैकेनिक्स। राइट, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको जो जवाब मिलेगा वो वो एक ही होगा, चाहे आप लैग्रेंजियन मैकेनिक्स कर रहे हो, चाहे न्यूटोनियन मैकेनिक्स कर रहे हो, या आप हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स कर रहे हैं। तो ये चैप्टर 5 है चाओ का। इसको मैंने चूज़ किया यूनिट 6 के लिए। उसकी वजह ये है कि जो उसकी किताब है थॉर्नटन की, उसमें हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं की गई है। चाओ ने इसको काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया है, और जो इसी तरह जो हमारे पास तीसरी किताब है टेलर की, उसमें तो उसने हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स का जिक्र ही नहीं किया। तो इस वजह से चाओ इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस। ऑलराइट, सो आपको मालूम है कि हमने पिछली दफ़ा ये बात देखी है कि किस तरीके से हम लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन, या हम पहले लैग्रांजियन लिखें और फिर वहाँ से हम लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन बना सकते हैं, जो कि एक बहुत ही है। और उससे हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएंगी, जो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन उस सिस्टम के बारे में दे सकती हैं, इवन विदाउट सॉल्विंग इक्वेशन ऑफ मोशन। जो हमने आखिरी क्लास में जो हमने 2-3 प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए हैं, उसमें हमने ये बात बहुत अच्छी तरीके से देख ली है। तो अब बावजूद इस बात के आप देखें कि ये लैग्रेंजियन अप्रोच जो है वो बहुत एलिगेंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड वे है ऑफ डूइंग डायनामिक्स, बट हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स का अपना एक फ़ायदा है। आप ये देख सकते हैं कि जो लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन है वो बेसिकली सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर, इस वजह से क्योंकि एक टाइम डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है, दूसरा यहाँ से आ रहा है। तो ये सेकंड ऑर्डर जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, और एक मतलब किसी एक कोऑर्डिनेट के लिए ये एक होती है। उसके मुकाबले में जब हम हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स करेंगे तो आप देखिएगा उसमें बजाय एक इक्वेशन होने के आपके पास दो इक्वेशन होंगी, बट वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी। तो यहाँ आप देखें कि Q और Q डॉट एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। मतलब अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल Q मौजूद हो, ठीक है, अगर हमारे पास Q मौजूद हो तो हम Q डॉट मालूम कर सकते हैं। यानी कि लैग्रेंज हमारे पास किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा, और अगर हम उसे किसी और कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख लें तो Q डॉट मालूम करना, यानी कि जनरलाइज वेलोसिटी मालूम करना हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वंस वी नो Q, जो भी हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, तो उसका टाइम डेरिवेटिव हमें जो है वो वेलोसिटीज जो दे देगा। और यहाँ से हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि बहरहाल Q डॉट और Q आपस में रिलेटेड हैं, क्योंकि Q डॉट जो है वो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है Q का।
हैमिल्टन ने बेसिकली क्या किया कि उसने इस डिपेंडेंस को जो है वो एक तरह से ख़त्म किया। और आप देखिएगा कि हैमिल्टोनियन जो है वो बेसिकली जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू, जनरलाइज्ड मोमेंटम पी और टाइम के ऊपर डिपेंड कर सकता है। उसमें क्यू डॉट्स एज सच मौजूद नहीं। आप क्यू डॉट मालूम कर सकते हैं once you know generalized momentum, you can always find velocity or other generalized velocity. uh, लेकिन हैमिल्टन मैकेनिक्स में जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू और उससे करस्पॉन्डिंग मोमेंटम जिसे जनरलाइज्ड मोमेंटम कहते हैं वो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो ये एक बात आप ध्यान में रखिएगा। और और दूसरी बात देखिए ये कि ये कुछ इसलिए किया गया कि हमें मालूम है कि अक्सर ऐसी सिचुएशन हमारे पास होती हैं कि जहाँ पर के जो हमारे पास जनरलाइज मोमेंटम होती है या सिंपली मोमेंटम जो होती है वो कंजर्व क्वांटिटी होती है। और कंजर्वेशन जहाँ पर भी आती है तो वो किसी सिमेट्री को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। मतलब फॉर एग्जांपल एक्स डायरेक्शन में अगर मोमेंटम कांस्टेंट है या कंजर्व है, इसका मतलब है कि एक्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रही है। तो इसका मतलब है कि एक्स डायरेक्शन में स्पेस होमोजेनियस है, इट हैज़ द सेम प्रॉपर्टीज एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन द एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर हम मोमेंटम को हम एज ए वन ऑफ द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट के तौर पर ले लें अलोंग विद द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, तो हमारी जो सिस्टम की सिमेट्रीज हैं वो और ज़्यादा वाज़ेह होकर सामने आती है जो कि हम देखेंगे। एक और चीज़ वो ये कि देखिए लैग्रांजियन बेसिकली क्या चीज़ है, वो टी माइनस यू है। ठीक है, यानी कि डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। ऑन द अदर हैंड हमें मालूम है कि एच जो है वो टी प्लस यू हो सकता है। इन सम ऑफ द केसेस इट कैन बी द टोटल एनर्जी, राइट। अब वो हमें थोड़े से केसेस पता है, अभी हम थोड़ी देर में और इसके इन डिटेल देखेंगे वो क्या कंडीशन हो सकती हैं कि एच जो है वो टोटल एनर्जी को भी जाहिर करे। और अगर फर्ज करें कि हमारे पास हैमिल्टोनियन टोटल एनर्जी के बराबर हो रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वेट क्वांटिटी है, राइट। तो आप देखिएगा कि हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि हम जो है वो सिमेट्रीज और कंजर्वेशन लॉज के साथ और ज़्यादा करीब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वजूहत हैं कि हम हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स को करने में हम इंटरेस्टेड होते हैं। बावजूद इस बात के कि लैग्रांजियन मैकेनिक्स हमारे पास मौजूद है। एंड अगेन लैग्रांजियन मैकेनिक्स हो या हैमिल्टन मैकेनिक्स हो वो आपको एक सही जवाब देती हैं, डिफरेंट नहीं देती हैं। बट बाज़ दफ़ा आप कुछ चीज़ों की इंसाइट देखना चाह रहे होते हैं तो वो या सिस्टम की सिमेट्रीज को डिस्कस करना चाह रहे होते हैं तो वो जो है वो हैमिल्टन मैकेनिक्स में ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखाई दे जाती है। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह कि हम क्वांटम मैकेनिक्स या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जब हम कर रहे होते हैं तो वी यूज़ हैमिल्टोनियन आई मीन हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स इस्तेमाल करते हैं। ऑन दी अदर हैंड जब हम जो फाइनमैन का तरीक़ा है क्वांटम मैकेनिक्स करने का या क्वांटम फील्ड थ्योरी करने का वो बेसिकली नॉट द हैमिल्टोनियन बट रादर लैग्रांजियन मैकेनिक्स है। और सलाम साहब की थ्योरी है जिसे हम स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स कहते हैं। वो बेसिकली वी ऑलवेज ट्राई टू राइट डाउन ए वेरी इंटरेस्टिंग लैग्रेंजियन और और ऐसे लैग्रेंजियन लिखे जा सकते हैं। और बेसिकली सलाम थ्योरी में ऐसा लैग्रेंजियन लिखा गया है जो ग्रेविटी को अगर आप माइनस कर दें तो उसके अलावा ऑलमोस्ट जितने भी हमारे पास फिनोमेना हो रहे हैं हम उसको हम आसपास हो रहे हैं अगर उसमें से डार्क मैटर की फिजिक्स को माइनस कर दें तो वी कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग। सो अ सिंगल लैग्रेंजियन कैन एक्सप्लेन अ होल लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये इतनी पावरफुल चीज़ है, लेकिन वही बात है कि हम क्या चीज़ देखना चाह रहे हैं ये थोड़ा सा इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ऑन दी अदर एंड जब हम अगर क्वांटम ग्रेविटी करने में जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो मोस्टली दे ट्राई टू राइट डाउन द हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम। सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि ये ये इंटरप्ले चलता रहता है कि कहीं आपको लैग्रांजियन मैकेनिक्स ज़्यादा सूट कर रही होती है और कहीं हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स ज़्यादा सूट कर रही होती है। डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम, राइट, कि जहाँ पे आपको कैलकुलेशंस करने में आसानी हो जाएगी।
All right, so let's begin with some calculation. Hamiltonian dynamics or Hamilton's equation of motion क्या है? All right, so पिछली क्लासेस से हमने देखा है कि Lagrangian is a function of generalized coordinates q1, q2 up to qn, and it can also be a function of generalized velocities q1 dot, q2 dot up to q dot n, and also time. और जो उसकी corresponding Lagrange equation of motion है, जो कि second order differential equation है, which can be written like this. ठीक है? Partial d by dt of partial L by partial q dot j minus partial L by partial qj. आप देख सकते हैं ये सेकेंड ऑर्डर है, तो वी नीड टू इनिशियल कंडीशंस, दैट इज वी ऑलवेज नीड टू नो क्यू जे एंड क्यू डॉट जे व्हेन टाइम t इक्वल्स टू 0, तब हम इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज नहीं कर सकते। और हमें मालूम है कि इस लैग्रेंजियन में ये जो पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू डॉट जे, इट इज़ नथिंग बट द जनरलाइज मोमेंटम, राइट। इसको हम जब भी हमें जनरलाइज मोमेंटम मालूम करनी हो किसी भी सिस्टम की, इट कैन बी लिनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम और व्हाटएवर, you when you take the derivative of the Lagrangian with respect to the generalized velocity, right, you always get the generalized momentum, that is pj। तो ये याद रखिएगा कि जब आपको pj कैलकुलेट करनी हो जनरलाइज मोमेंटम, या जैसे हम कॉन्जुगेट मोमेंटम कहते हैं, वो इस तरह से कैलकुलेट की जाती है, पार्शियल एल बाय पार्शियल पी डॉट जे, ठीक है। अच्छा, इससे पहले जब मैंने जैसे आपको बताया कि जब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिस्कस कर रहे थे, तो हमने ये इक्वेशन हमने जो है ड्राइव की थी कि हैमिल्टोनियन इज इक्वल्स टू समेशन जे पी जे क्यू डॉट जे माइनस एल, वेयर एल इज द लैग्रेंजियन, pj is the generalized momentum, and q dot j, this is the time derivative of the generalized coordinates। अच्छा, ये देखिए यहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, जनरलाइज मोमेंटम कॉन्जुगेट टू क्यू जे। देखिए कॉन्जुगेट, ये याद रखिएगा, क्योंकि हम हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स कर रहे हैं, या इवन फॉर एग्जांपल लैग्रांजियन मैकेनिक्स कर रहे हूँ, तो वहाँ पर ख़ास तौर पर बल्कि मैं एम्फोसिस करूँ हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स में कि ये जो हमारे पास क्यूजेस और पीजेस आएंगे, दीज आर कॉल्ड एज कॉन्जुगेट वेरिएबल्स। याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड। Qj's and Pj's are called as conjugate to each other. Conjugate in a sense कि ये एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं। जैसे जहाँ Qj's है तो उसके लिए हमारे पास एक Pj होना चाहिए, और अगर Pj है तो उसके पूरे सेट को मुकम्मल करने के लिए एक Qj होना चाहिए, राइट। तो कॉन्जुगेट कहलाता है ये, ठीक है। कि ये जिस तरह एक फॉर एग्जांपल इंसानों में एक मर्द है और औरत है, वो मिलके एक कॉन्जुगेट, वो यानी कि मर्द औरत के लिए कॉन्जुगेट है और औरत मर्द के लिए कॉन्जुगेट है, ठीक है। इट इज समथिंग लाइक दिस। तो ये इसका जो है वो कॉन्सेप्ट। तो अगर हमें फर्स्ट करें हैमिल्टोनियन कैलकुलेट करना है इन जनरल, तो दिस इज द जनरल डेफिनेशन कि हम अगर आपको हैमिल्टोनियन कैलकुलेट करना है तो यू मस्ट नो द लैग्रेंजियन, and from Lagrangian you can calculate Pj, and because in Lagrangian you always have some q dot j, तो वो आप वैल्यूज आप यहाँ रखेंगे और Lagrangian को उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास हैमिल्टोनियन आ जाएगा। हम आगे चल के इसकी एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और ज़्यादा ये चीज़ वाजे हो जाएगी, बट ये याद रखिए कि हैमिल्टोनियन इज इन जनरल, दिस इज द जनरल डेफिनेशन, right? This is the general definition of the Hamiltonian, ये याद रखिएगा, ठीक है। और बाज़ केसेस में जहाँ पर h जो है वो टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगा तो वो सिंपली t प्लस वी होगा, बट इन जनरल इट इज़ लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने एक क्वेश्चन लिखी है हैमिल्टोनियन के लिए, दिस वन 5.1, आप देखें कि ये बेसिकली क्योंकि आप हम आगे चल के देखेंगे हैमिल्टोनियन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फॉर एग्जांपल q डॉट j, बट स्टिल वी आर राइटिंग दिस जो डिफाइनिंग इक्वेशन है उसमें q डॉट j मौजूद है।
तो ये एक किस्म की जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, जिसको मैथमेटिक्स में I mean, these are called the set of transformations called as Legendre transformation. ये बहुत काम की ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। हम इनको आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। इनके ज़रिए से हम क्या करते हैं, चेंज ऑफ वेरिएबल्स कर देते हैं। आपके पास एक सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, उसमें आपकी इक्वेशन लिखी हुई हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि एक नया सेट ऑफ वेरिएबल्स हो कि जिसमें आपकी अगेन इक्वेशन जाके जो है वो इंडिपेंडेंट ही रहें, जो जो नए सेट ऑफ वेरिएबल्स आप लिख रहे हैं, तो उनके लिए आपको लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशंस करनी पड़ती हैं। हम आगे जाके देखेंगे कि एक कुछ ख़ास किस्म की हम लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे, जिनको हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस कहेंगे। और जब वो उस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन करने से हमारी जो इक्वेशंस हैं वो मोर सिमेट्रिक हो जाती हैं, और उसकी वजह से हम हमारे लिए सिस्टम्स की जो सिमेट्रीज़ हैं उनको देखना या उन मैकेनिकल प्रॉब्लम्स को हल करना हमारे लिए और ज़्यादा आसान हो जाता है, राइट? तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि इसने बताया और मैंने भी अभी आपसे जिक्र किया कि जो हैमिल्टोनियन की जो डिपेंडेंस है, वो अभी हम देखेंगे कि जैसे कि यहाँ बताया हुआ है, मैं यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ कि हैमिल्टोनियन विल बी डिपेंडिंग अपॉन क्यू जे, पी जे एंड टाइम ओनली। यहाँ देखें, यहाँ कोई क्यू डॉट जे नहीं है, जबकि यहाँ पर हमारे पास क्यू डॉट लिखा हुआ है। देखिए, ये बस क्या है, लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशंस के ज़रिए से हम कुछ नए वेरिएबल्स में जा रहे हैं, तो इस वजह से क्यू डॉट जे आया है, लेकिन ये हैमिल्टोनियन इस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। एक चीज़ तो यहाँ से ये बात हो गई। एक बात, दूसरी बात ये कि हम आगे चल के जब आगे एग्जांपल्स देखेंगे तो वो ये होगा कि उसमें क्यू डॉट जे जो है बेसिकली हम कैलकुलेट कर सकेंगे इन टर्म्स ऑफ पी जेज एंड क्यू जेज, राइट? तो इस वजह से क्यू डॉट जे उसमें यानी कि जो जनरलाइज वेलोसिटी है क्यू डॉट जे विल नॉट बी ट्रीट एज सम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो वेरिएबल आपके पास जो होंगे इंडिपेंडेंट क्यू जे और पी जे होंगे। याद रखिएगा, नॉर्मली हम ये समझते हैं कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक्स है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है किसी वो लोकेशन, वो फर्स्ट करें एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपने कहा कि साहब उसकी मोमेंटम पी है। कैसे है कि आपने एक्स डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट की, यानी कि एक्स डॉट उसको एम से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास पी एक्स आ गया, ठीक है। तो नॉर्मली ये होता है कि अगर हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स कर रहे हो या इवन लैग्रांजियन मैकेनिक्स कर रहे हो, वहाँ पर एक्स और एक्स डॉट चूँकि आपस में कनेक्टेड हैं, तो फिर एक्स और पी एक्स आपस में कनेक्टेड हों, ठीक है। लेकिन हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स में हम देखेंगे वहाँ पर एक्स और पी एक्स ये आपस में इंडिपेंडेंट हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। इंटरेस्टिंगली, राइट, द वे वी विल राइट इक्वेशंस, यू विल सी दैट here the generalized coordinate qj and the generalized momentum pj are not connected in a sense कि ये independent variables हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, ये याद रखिएगा। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, लैग्रांजियन मैकेनिक्स में एक्स और पी एक्स आपस में कनेक्टेड है। आपने सब जस्ट एक्स है, एक्स का आपने टाइम डेरिवेटिव लिया, एक्स डॉट बना, उसको एम से मल्टीप्लाई कर दिया, वो पी एक्स हो गया। तो एक्स पी एक्स आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। बट इन हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स एक्स एंड पी एक्स आर नॉट कनेक्टेड। I mean, they are independent variables. X and Px are independent variable in the Hamiltonian dynamics, right? So, and that will show us some of the symmetries of the system. अच्छा, एक और चीज़ हुई कि बाज़ कंडीशन ऐसे हो सकती हैं कि जहाँ पर हम पीजे को इस तरीके से कैलकुलेट ना कर सकें, जहाँ पर हम और फिर उसको यहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकें और कि हम कैलकुलेट करें। तो ऐसे केसेस को हम डीजनरेट केसेस कहते हैं, और उनको हैंडल करने के तरीके हैं, लेकिन वो फ़िलहाल हमारे जो कोर्स है वो उससे बियॉन्ड है। आप जो है गोल्डस्टाइन जैसी किताबें या लैंडाओ या फिट्स की जो किताबें हैं मैकेनिक्स की, वो आप देख सकते हैं। But that is the story for your advanced courses in classical mechanics. आपको याद होगा कि लैग्रांजियन मैकेनिक्स करते वक्त हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन स्पेस का कॉन्सेप्ट आया था कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं या या जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं,
वो मिलके कॉन्फ़िगरेशन स्पेस बनाते हैं। इन द सेम वे जो हैमिल्टोनियन में हमारे पास जो क्यू जे और पी जे जो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, फॉर एग्जांपल दो से मुराद क्योंकि ये जे है तो एक बहुत सारे जेज हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे क्यूज हो सकते हैं, और पी जेज है तो बहुत सारे पीज हो सकते हैं। बट इन जनरल क्यू जेज एंड पी जे मिलके जो स्पेस बनाते हैं हम उनको फेज स्पेस कहते हैं। तो ये अब चूंकि ये इंडिपेंडेंट हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं पी जे यहाँ लिखूँ और क्यू जे यहाँ लिखूँ, मैं कहीं भी लिख सकता हूँ। बट नॉर्मली आप देखेंगे कन्वेंशन ये है कि क्यू जे एक्स एक्सेस पे लिखा जाता है और पी जे जो है वाई एक्सेस पे लिखा जाता है, बट इट डजंट मीन दैट पी जे और डिपेंडिंग ऑन क्यू जे, ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ये ऐसा ही है कि जैसे आम दिनों आम उसमें यहाँ एक्स और वाई हो, तो वाई एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा होता और एक्स वाई पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। तो क्यू जे और पी जे मिलके जो है वो फेज स्पेस बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फेज स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पर आप बस ये देखिएगा कि कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में आपके पास n वेरिएबल्स होते हैं, जबकि फेज स्पेस में ये चीज़ डबल हो जाती है क्योंकि आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, क्यूजेस एंड पीजेस। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। और हम जितनी भी डायनामिक्स करते हैं बेसिकली हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स में, वो बेसिकली फेज स्पेस में कर रहे होते हैं। तो कोई भी सिस्टम जो इवॉल्व कर रहा है इन टाइम, वो बेसिकली फेज स्पेस के अंदर जो है वो इवॉल्व कर रहा होता है, राइट। जैसे मैंने आगे चल के एक जो है मिसाल भी दी है, आई थिंक आपके फिगर नंबर 5.3 है इसी किताब चाउ की, जिसमें उसने स्टेबिलिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को उसने डिस्कस किया। आप देखिए कि क्या इंटरेस्टिंग किस्म के कर्व्स बनते हैं, राइट। और उन कर्व्स को आप अगर स्टडी करते चले जाएं तो आप उनकी जो सिमेट्री को देख के आप सिस्टम की स्टेबिलिटी वगैरह के बारे में बहुत कुछ ये बता सकते हैं, राइट। तो अगेन ये जो फेज स्पेस है इसका हमारी आम एक्स वाई जेड स्पेस है, यानी कि जो हमारी फिजिकल स्पेस इससे कोई ताल्लुक नहीं है। फेज स्पेस इज अगेन अ मैथमेटिकल स्पेस, राइट, जिसमें कि हम ये कॉन्जुगेट वेरिएबल्स जो हैं क्यू जे और पी जे, इनकी मदद से बनाते हैं। और सिस्टम का जो एवोल्यूशन है या सिस्टम की डायनामिक्स जो है वो फेज स्पेस में देख रहे होते हैं, जिसमें कि वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाती है, बावजूद इस बात के कि वो हमारी आम फिजिकल स्पेस में वो इट कैन बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड पाथ। तो फेज स्पेस में जो पार्टिकल का जो पाथ होता है वो उसकी फिजिकल पाथ से, जो एक्चुअल पाथ जो वो फॉलो करता है, उससे बहुत मुख्तलिफ हो सकता है, बट इट डजंट मैटर। लेकिन फेज स्पेस में जब हम उसको देखेंगे यानी कि इन टर्म्स ऑफ क्यू जेज एंड पी जेज, तो वो पाथ अक्सर बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न बना रहा होता है, और उन पैटर्न्स के ज़रिए से हम सिस्टम की स्टेबिलिटी को बहुत अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं, राइट। सो सो मैं अगेन जैसे कहता रहा हूँ कि क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लगी हुई है वो ये है कि इसके पीछे पूरी पूरी फिलॉसफी है, फिज़िक्स है और मैथमेटिक्स है। तो इस पर आपको बहुत ख्याल करना पड़ता है। तो ये आम सब्जेक्ट नहीं कि बस आपने एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जवाब आ गया। आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा कि ये क्यों किया जा रहा है। हमारे पास आम स्पेस एक्स वाई जेड अवेलेबल है, या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल हैं, या हमारे पास फॉर एग्जांपल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल हैं, right? Yes, they are available, but sometimes the motion of the system are so complicated that if you try to, show that motion in those physical spaces, it it will not give you that much insight which you can get if you use, for example, phase space, right? तो सिस्टम की स्टेबिलिटीज़ वगैरह के जो मसाइल हैं वो फेज स्पेस में बहुत अच्छी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स या जिसे हम थर्मल फिजिक्स कहते हैं वो अगर आपने पढ़ना शुरू की हो, या आपने कभी फॉर एग्जांपल ब्लैक बॉडी रेडिएशन की पूरी एग्जैक्ट जो एक उसकी होल कैलकुलेशन वो आप की हो, तो आपका आपका वास्ता इस तरह की फेज स्पेस से यकीनी तौर पर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मुझे हैरत होगी। All right, so please now we try to ये हमारे जनरल डिस्कशन हो गया। Now we become more serious and try to find the Hamilton's equation of motion, right? कि जो इसकी canonical equation of motion है वो हम हासिल करें। अब जैसे कि फर्स्ट मैंने जैसे आपको बताया कि हैमिल्टोनियन जो है फंक्शन ऑफ पी क्यू एंड टी, राइट। ये बेहतर होता है ये
इसमें टाइपोज हैं, इट शुड बी क्यू फर्स्ट एंड देन पी एंड टी। ठीक है, हमने इसके अंदर टोटल डिफ्रेंसिएशन की। ठीक है, तो अब चूंकि ये एच इज़ अ फंक्शन ऑफ क्यू, तो पार्शल एच बाय पार्शल क्यू जे डी क्यू जे। ठीक है, और समेशन चूंकि जेस पे हो रहा है तो हमें समेशन यहाँ आ गया, प्लस समेशन पार्शल एच बाय पार्शल पी जे डी पी जे प्लस पार्शल एच बाय पार्शल डी डी जे। ये वेरिएशन हो गई या डिफरेंस, ये टोटल डिफरेंशिएशन हो गई हैमिल्टोनियन। ठीक है, अच्छा 5.1 जो इक्वेशन है, जो डिफाइनिंग इक्वेशन है हैमिल्टोनियन की, वो ये है, तो मैंने यहाँ पे एक दफ़ा आपकी आसानी के लिए और लिख दी है। ठीक है, ये हमारे पास हैमिल्टोनियन की डेफिनेशन है कि H इज इक्वल टू समेशन जे पी जे क्यू डॉट जे माइनस एल, वेयर एल इज अ फंक्शन ऑफ क्यू डॉट जे एंड टी। अब हमने इसके अंदर इसका भी टोटल डिफरेंशिएशन लेनी शुरू की। आप एक नंबर को चौंकेंगे, देखिए यहाँ समेशन आ रहे हैं, लेकिन यहाँ मतलब ये पार्शल आ रहे हैं, यहाँ नहीं है। तो इसकी वजह ये कि देखिए ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो ये सीधे सीधे यहाँ हमने जब वेरिएशन की तो ये हमने यहाँ पे क्यू डॉट जे था तो ये डी क्यू डॉट जे हो गया। ठीक है, और यहाँ पे फिर हमने जो है वो डी पी को कर दिया। आपकी मर्जी थी, आप पहले ये पी, यहाँ पे आप इसको डी पी जे कर देते और फिर सेकंड में कर देते, तो इट्स अप टू यू, इट डजंट मैटर। तो पहले इन्होंने क्यू डॉट को क्यू उसको एक साथ किया, तो उसको डी क्यू डॉट कर लिया और फिर यहाँ उन्होंने डी पी जे कर दिया। ठीक है, अच्छा, लेकिन यहाँ पर लैग्रांजियन इज अ फंक्शन ऑफ क्यू जे एंड क्यू डॉट जे, तो फिर आपको यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने पड़ेंगे, पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू डॉट जे डी क्यू डॉट जे। ठीक है, ठीक है, ये उन्होंने क्यू डॉट के लिहाज से अगेन आप पहले इसको कर सकते हैं, डजंट मैटर एट ऑल, राइट। और माइनस पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू जे डी क्यू जे, और फिर ये वेरिएशन ऑफ लैग्रांजियन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा इस इक्वेशन को और से देखना पड़ेगा, एंड वी हैव टू यूज आवर प्रीवियस नॉलेज अबाउट लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए कि ये जो पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू डॉट जे है, राइट, ये इट इज़ नथिंग बट द जनरलाइज मोमेंटम। ठीक है, तो ये उठा के हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पी जे आएगा तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये टर्म, दिस टर्म एंड दिस टर्म विल कैंसिल। ठीक है, ओके, now we have this thing partial L by partial QJ dQJ। ठीक है, अब हमें मालूम है कि पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू जे जो है वो नथिंग बट डी बाय डी टी पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू डॉट जे, यानी कि जो लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो हमने इस पूरी पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू जे की जगह ये पूरी हमने लैग्रांज इक्वेशन लिख दी है, और डी क्यू जे यहाँ है तो डी क्यू जे यहाँ है। अच्छा, अगेन वी नो दैट दिस पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू जे इज नथिंग बट पी जे, और ये डी बाय डी टी इसके साथ लगा हुआ है, ऑपरेट मतलब ये इस तरह है। ठीक है, अब ये ऑपरेटर जाके डी बाय डी टी इस पे लगेगा जो कि पी जे के बराबर है, तो ये पी डॉट जे क्यू जे दे देगा। ठीक है, यानी कि वी कैन रिप्लेस दिस होल थिंग बाय पी डॉट जे क्यू डी क्यू जे। ठीक है, तो आप देखें कि हमारे पास ये टर्म बची क्यू डॉट जे डी पी जे, ये बची, तो ये टर्म हमारे पास बची समेशन पी डॉट जे डी क्यू जे और पार्शियल एल बाय पार्शियल डी डी टी बचा। ठीक है, अब आप ये देखिए कि हम कंपेयर कर सकते हैं कोएफिशिएंट्स को। जो डी क्यू जे का कोएफिशिएंट है वो यहाँ देखें, क्या ये पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू जे बराबर है पी डॉट जे के, क्योंकि हमने कोएफिशिएंट से इसका डी क्यू जे का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, पार्शियल एच बाय पार्शियल क्यू जे है, बट यहाँ पे डी क्यू जे का कोएफिशिएंट जो है वो पी डॉट जे है। यहाँ पर डी पी जे का कोएफिशिएंट पार्शियल एच बाय पार्शियल पी जे है, यहाँ पर जो है डी पी जे का कोएफिशिएंट जो है वो पी डॉट जे है। ठीक है, और इसी तरह यहाँ डी टी का कोएफिशिएंट पार्शियल एच बाय पार्शियल टी है, यहाँ पर माइनस पार्शियल एल बाय पार्शियल टी। तो हेंस वी गेट this equation by comparing the coefficient, a partial h by partial pj is equals to q dot j, and we have partial h by partial qj is equals to minus of p dot j. ठीक है, where j goes from 1 to n, and then partial h by partial t is equals to minus partial l by partial t. So this set of equation
आप देखें कि ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस आ गई, ठीक है, एंड दीज आर कॉल्ड हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन. These are called Hamilton's uh, canonical canonical equation of motion. कैनोनिकल का मतलब होता है कानूनी. इंटरेस्टिंग. तो बाज दफ़ा Q and PJ they are also called as canonical conjugates, right? कि ये कानूनी कॉन्जुगेट है, ये मिलके एक ये इंतहाई यानी कि आप समझिए कि लीगली कानूनी तौर पे ये मिलके एक कंबाइंड सेट बनाते हैं QJ and PJ. जैसे कि एक आम माशरे में औरत और मर्द मिलके एक पूरा यूनिट बना रहे हैं, तो कैनोनिकल औरत और मर्द जैसे कि कैनोनिकल कॉन्जुगेट्स हैं. और याद रखिएगा कि जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो सिर्फ कैनोनिकल कॉन्जुगेट्स पे लगता है. आप देखें वो XPX है और E और यानी कि डेल्टा E और डेल्टा T है, डेल्टा X और डेल्टा PX है. PX से मुराद मतलब मोमेंटम है, और डेल्टा Y और डेल्टा PY और डेल्टा Z डेल्टा PZ भी हो सकता है. इसी तरह एंगुलर मोमेंटम के लिए डेल्टा थीटा एंड डेल्टा L1 फॉर एग्जांपल. तो ये सारे कैनोनिकल कॉन्जुगेट्स हैं. एक्स और पी एक्स आपको पता है कोऑर्डिनेट्स हैं और उसके जनरलाइज मोमेंटम. इसी तरह अभी हम देखेंगे एनर्जी और टाइम कैनोनिकल कॉन्जुगेट्स हैं. इसी तरह एंगल और एंगुलर मोमेंटम ये कैनोनिकल कॉन्जुगेट्स हैं. तो basically Heisenberg uncertainty principle says that there is always some uncertainty in measuring the canonical conjugate accurately in quantum mechanical world, right? तो याद रखिएगा. तो कैनोनिकल कॉन्जुगेट्स जो हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार अदा करते हैं हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स में भी और फिर क्वांटम मैकेनिक्स में. ठीक है. ऑलराइट, सो नाउ वी कैन अगेन सी दैट कि हमारे पास लैग्रांजियन मैकेनिक्स में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस थी. नाउ वी हैव सिंगल for a given variable we had in Lagrangian mechanics one second order linear differential equation. Right now we have two first order linear differential equation when we do Hamiltonian dynamics. और ये जो सेट ऑफ इक्वेशन है वो हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती हैं या सिंपली हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन. हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन. तो जब भी आपको कभी कहा जाए कि आप हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट करें, तो बेसिकली व्हाट वी नीड टू आस्क यू और व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट इज दीज इक्वेशन, राइट? तो ये ख्याल रखिएगा. और फिर ये टाइम आपस में देखें कि जिस तरह से ये जो टाइम हैमिल्टोनियन में जिस तरह रिलेटेड है वो और लैग्रांजियन में वो एक माइनस साइन के साथ जो है वो आपस में रिलेटेड है. तो आप देखें वो कह रहे हैं कि ये इक्वेशन आप देखें सिमेट्रिक हैं. यहाँ आप एच का डेरिवेटिव कैनोनिकल कॉन्जुगेट जो जनरलाइज मोमेंटम उसके साथ दे रहे हैं तो आपके पास Q डॉट J आ रहा है. जब आप एच का डेरिवेटिव QJ के साथ दे रहे हैं तो P डॉट J आ रहा है. The only difference is minus sign, right? So ये एक किस्म की सिमेट्री है जो यहीं से आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि you are going to see some symmetries of the system. और ये इस तरह की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती हैं जब हम सिस्टम्स की सिमेट्रीज देख रहे होते हैं, खासतौर पर कॉम्प्लेक्स सिमेट्रीज. फॉर एग्जांपल जो chaos थ्योरी है, फॉर एग्जांपल जो कि अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल सिगरेट का धुआं उठ रहा है और वो खास पैटर्न बनाता हुआ चला जा रहा है, जो हमें बाज़ आमतौर पे लग रहा है कि वो बस एक पैटर्न बन गया है, अजीब और गरीब पैटर्न हैं. बहरहाल वो ऐसा नहीं होता. कॉम्प्लेक्स पैटर्न ज़रूर हैं बट दे आर फॉलोइंग सम काइंड ऑफ सिमेट्रीज, राइट? तो इन प्रिंसिपल आप इस तरह के सिस्टम्स को आप स्टडी कर सकते हैं. ऑलराइट, सो और इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि राइट ये इक्वेशंस जो हैं अगेन आपको फेज स्पेस की तरफ लेके जाएंगी, राइट? QJ और PJ मिलके जो है वो फेज स्पेस बना रहे हैं. तो ये 2n डायमेंशनल स्पेसेस हैं. मिसाल के तौर पे अगर आपके पास वन मतलब आपके पास फेज स्पेस वन डायमेंशनल नहीं हो सकती क्योंकि आपके पास हमेशा Q होगा और फिर P होगा, ठीक है? तो वो मिलके जो है वो टू डायमेंशनल स्पेस बनाएंगे, ठीक है?
तो इसी तरह अगर आपके पास 2 कोऑर्डिनेट्स हैं तो आपके पास 4 डायमेंशनल स्पेस होगी, और अगर आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं तो आपके पास 6 डायमेंशनल होगी। यानी कि आप एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जब आप एक आम पार्टिकल की आप जब आप लोकेशन देखते थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो वो सिर्फ 3 डायमेंशन होती थी। लेकिन वही चीज़ अगर आप फेज स्पेस में देखेंगे तो 6 डायमेंशन होगी, क्योंकि जो एक्स वाई जेड हैं वो तो 3 कोऑर्डिनेट हो गए, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हो गए, और फिर उनमें से हर एक की जनरलाइज मोमेंटम होगी या कैनोनिकल कॉन्जुगेट मोमेंटम होगी। एक्स का पी एक्स होगा, वाई का पी वाई होगा, जेड का पी जेड होगा। ठीक है, तो फेज स्पेस और हमारी आर्म स्पेस में ये फ़र्क है कि हमारी फेज आर्म स्पेस में जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं फेज स्पेस में जाके वो डबल हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जनरलाइज मोमेंटम को भी साथ में रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह फिर ये बात कर रहा है हैमिल्टोनियन डायनामिक्स में, मतलब टाइम के हवाले से। ठीक है, टाइम के हवाले से इसने शायद बाद में बात की है, लेट मी चेक। तो ये हो गया, फिर वो एक और चीज़ देख रहा है कि टू अप्लाई हैमिल्टन इक्वेशन। अच्छा, यहाँ ये बात कर रहा है कि आप हैमिल्टन इक्वेशन को अप्लाई कैसे करेंगे। तो अगेन आसान तरीका यही है आपके पास कि हैमिल्टन आपको कैलकुलेट करना है, तो यू हैव टू सॉरी यू हैव टू डू this you have to follow this recipe कि हैमिल्टोनियन बराबर है आपके पास पी जे क्यू डॉट जे माइनस एल के। तो आपको सिस्टम का लैग्रांजियन लिखें, उसका क्यू डॉट जे मालूम करें, पी जे मालूम करें। पी जे मालूम करने के लिए क्या करना होगा, आपको पार्शल एल बाय पार्शल क्यू डॉट जे करना होगा, वहाँ से ये आ जाएगा, वहाँ से आप हैमिल्टोनियन लिख सकते हैं। ठीक है, तो लैग्रांजियन और लैग्रांजियन के अंदर क्यू डॉट जे मौजूद होगा, और जब आप पार्शल एल बाय पार्शल क्यू डॉट जे करेंगे तो वो आपको पीजे दे देगा। दैट इज पार्शल एल बाय पार्शल क्यू डॉट जे विल गिव यू बेसिकली पीजे। तो वो ये सारे इनपुट आपको लैग्रांजियन से मिल जाएंगे। मज़ेदार बात है कि हैमिल्टन करने के लिए आपको इन जनरल लैग्रांजियन की ज़रूरत पड़ती है। लैग्रांजियन ना हो तो आप ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, इन जनरल। इन सर्टेन केसेस व्हेन एच विल बी द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो वहाँ आपको सिर्फ टी प्लस वी चाहिए, वहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। आप कर सकते हैं, एक सा जवाब आएगा, यू कैन ऑलवेज चेक इट, but in that case when h is the total energy of the system, then h will be just t plus v. Okay, तो ये वो बता रहा है कि द जनरलाइज मोमेंटम पी जे आर देन ऑब्टेन बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ दिस। वो आप यहाँ से मालूम करें, यहाँ पुट करें, लैग्रांजियन में क्यू डॉट जेज होंगे वो यहाँ आ जाएंगे, माइनस एल होगा, पूरा तो लैग्रांजियन उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, आपके पास हैमिल्टोनियन आ जाएगा। ठीक है, और वहाँ से फिर आप एच की जो डेरिवेटिव लीजिए, आप पार्शल एक्स बाय पार्शल पी जे करें तो पी डॉट जे आ जाएगा, पार्शल एक्स बाय पार्शल पी जे करेंगे फिर माइनस पी डॉट जे आ जाएगा, और उनको आप इंटीग्रेट करें तो आपके पास जो है क्यू जे और पी जे आ जाएंगे। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, ये बता रहा है कि क्वांटम मैकेनिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जो है वो दोनों बेस करती हैं हैमिल्टोनियन फॉर्मलिज्म पे। और उसके अलावा इसके बजाय अगर आप फाइनमैन अप्रोच देखें, फाइनमैन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट आई मीन द लास्ट सेंचुरी। क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स का वन ऑफ द पर्सन के जिसने वो आइडिया दिया। और फिर क्वांटम मैकेनिक्स करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त, जो हमने चैप्टर 6 जो किया है वेरिएशन प्रिंसिपल का, उसने उसको इस्तेमाल किया है क्वांटम मैकेनिक्स को नए तरीके से ड्राइव करने में। वो हम नॉर्मली उस तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स को ड्राइव नहीं करवाते। आपके जो थर्ड ईयर में और फाइनल ईयर में हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाते हैं, क्योंकि वो थोड़े से एडवांस मेथड्स हैं। वो जब आप खास तौर पे जब आप थ्योरेटिकल फिजिक्स की तरफ जाते हैं, खास तौर पे अगर आप पार्टिकल फिजिक्स की तरफ जाएं, तो वहाँ पर एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में या फील्ड थ्योरी में वो फाइनमैन के जो तरीका है वो हम इस्तेमाल करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज पाथ इंटीग्रल मेथड। पाथ इंटीग्रल मेथड कहलाता है। दिस इज अनदर वे of doing classical I mean quantum mechanics, and also sometimes classical physics also. क्लासिकल फिजिक्स में नॉर्मली हम इसलिए नहीं करते क्योंकि वो उसकी इक्वेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। बट फॉर द क्वांटम फील्ड थ्योरी इट इज़ वन ऑफ द आइडियल थिंग। मैं अभी और मज़ीद उसको एलेबरेट नहीं कर सकते कि बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो फाइनमैन के पाथ इंटीग्रल्स की वजह से बहुत क्लियर हो जाती हैं, जो अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है उनको करना।
अच्छा, ऑन दी अदर हैंड जब हम ये तो फाइनमैन की अप्रोच हो गया, लेकिन हम जब परटर्बेशन थ्योरी वगैरह करते हैं, क्योंकि देखिए एग्जैक्ट सिस्टम नेचर में है ही नहीं। हम जब फिजिक्स करते हैं तो हम हर सिस्टम को जाके पर्टअप करते हैं, यानी कि डिस्टर्ब करते हैं। डिस्टर्ब करने के बाद फिर हम देखते हैं वो कैसे बिहेव कर रहा है। ये ऐसा ही है कि एक पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन पर रुका हुआ है, तो सो व्हाट, आप क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप उसको उसकी मीन पोजीशन से हटाते हैं, यानी कि पर्टअप करते हैं ज़रा सा, और छोड़ देते हैं। फिर वो ऑसोलेशन करना शुरू करता है, और फिर उस ऑसोलेशन को आप स्टडी करते हैं, उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बनाते हैं, राइट। तो हम देखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में जब हम पर्टर्बेशन थ्योरी करते हैं, या इवन इन जनरल जब हम पर्टर्बेशन थ्योरी करते हैं, तो वहाँ पर हमारा वास्ता हैमिल्टनियन मैकेनिज्म से ही पड़ता है, राइट, विच इज़ वन ऑफ द आइडियल फॉर्मलिज्म इन दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, राइट। तो अब याद रखिएगा, जितनी भी हम आप शुरू में आपने अगर क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी भी है, तो वो बहुत ही सिंपल किस्म की है। आप उससे कोई रियलिस्टिक रिजल्ट्स निकालना बहुत मुश्किल है, जितना वक्त है कि आप सिस्टम को पर्टअप करें, राइट। पर्टअप करेंगे तो आप ये सारा काम आप सारी रियलिस्टिक फिजिक्स करेंगे, एंड दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट जब आप रियलिस्टिक फिजिक्स करने की कोशिश करते हैं। बट देयर आर वेरी वेरी रोबस्ट वेज ऑफ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के तरीके मौजूद हैं कि आप इस तरह की हैंडल को, मतलब फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल, एक 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 इलेक्ट्रॉन है, वो किसी स्टेट से आपने उसको एनर्जी दी, एनर्जी दे के ऊपर गया, एक्साइड स्टेट में गया और फिर वापस नीचे आया। तो ये आपने बेसिकली इसको पर्टअप किया है। तो पर्टर्बेशन थ्योरी में ये पूरी सलाहियत है कि वो आपको बता सके कि जब आप उसको फोटोन दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, तो वो कहाँ जा रहा है और कैसे वो नीचे आ रहा है, कितनी देर तक वो एक्साइड स्टेट में रहेगा। ये सारी चीज़ें आप पर्टर्बेशन थ्योरी के जरिए से कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड सो ऑन। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हैमिल्टनियन से रिलेटेड ज़रा इसके कॉन्सेप्ट्स हैं। ये इसको बहुत इंपॉर्टेंट, और इन चीज़ों को याद रखिएगा कि देखिए, the property of Hamiltonian, and in particular its physical significance when time is not an explicit variable, is readily demonstrated। ठीक है, अगर फर्ज करें कि ये टाइम फंक्शन नहीं है, है अगर फर्ज करें हैमिल्टोनियन का, राइट, तो ये हमें बहुत साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर फर्ज करें अगर लैग्रांजियन टाइम इंडिपेंडेंट है, तो इंटरेस्टिंगली हैमिल्टोनियन भी टाइम इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि अगर फर्ज करें टाइम लैग्रांजियन में टाइम डिपेंडेंस नहीं आ रही है, तो उसका पार्शियल एच बाय पार्शियल टी जीरो हो जाएगा, तो उसका मतलब है पार्शियल एच बाय पार्शियल टी भी जीरो हो जाएगा, इंटरेस्टिंगली। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक सिमेट्री हमें दिखाई दी। एक बात, अच्छा, तो अब वो कह रहे हैं कि इक्वेशन 5.4 shows that time is very similar coordinate. If it is missing from the Lagrangian, it is also missing from the Hamiltonian edge, right? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर ये, जैसे मैंने भी बताया कि अगर ये लैग्रांजियन से मिस है, अगर लैग्रांजियन में कोई ऐसी टर्म मौजूद नहीं है टाइम डिपेंडेंट हो, तो वो हैमिल्टोनियन में भी मौजूद नहीं होगी, और मतलब हैमिल्टोनियन भी टाइम डिपेंडेंट नहीं होगा, और उसका टाइम डेरिवेटिव जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, ओके, नाउ कंसीडर द टोटल डेरिवेटिव, और हम इस चीज़ को देखिए बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं कैसे। फर्स्ट करें कि नाउ कंसीडर द टोटल डेरिवेटिव ऑफ एच। फर्स्ट करें कि हमारे पास जो है, हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि एच डॉट जो है वो एग्जैक्टली पार्शियल एच बाय पार्शियल टी के बराबर है, यानी कि उसके एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन इज इक्वलेंट, राइट। तो उसके लिए क्या होगा, हमें मालूम है कि एच बराबर है क्यू जे पी जे, और यानी एच इज अ फंक्शन ऑफ क्यू जे पी जे एंड टी। ठीक है, ऑलराइट, सो हमने इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिया, तो उसके लिए क्या होगा, क्योंकि ये इसका फंक्शन है क्यू जे, तो पार्शियल एच बाय पार्शियल क्यू जे, और डी क्यू ओवर डी टी, तो ये हमने इसको क्यू डॉट जे कर दिया। इसी तरह पार्शियल एच बाय पार्शियल पी जे एंड डी पी ओवर डी टी, तो उसको पी डॉट जे हो गया, और ये पार्शियल एच बाय पार्शियल टी, डी टी ओवर टी वन हो गया, तो सिर्फ ये आ गया। ठीक है, अब कैनोनिकल इक्वेशन हमने इस्तेमाल की कि पार्शियल एच बाय पार्शियल क्यू जे बराबर है माइनस पी डॉट जे के, और पार्शियल एच बाय पार्शियल पी जे बराबर है क्यू डॉट जे के। तो इनकी जगह आपने वैल्यू पुट की, तो ये माइनस पी डॉट जे क्यू जे हो गया, और ये क्यू डॉट जे पी जे हो गया, तो आपस में कैंसिल हो गया। तो यहाँ आपने देखा कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल, यानी कि एच डॉट
बराबर है डी एच ओवर डी टी के, बराबर है पार्शल एच बाय पार्शल टी के। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास सामने आ गई कि अगर ये टाइम डिपेंडेंट है फर्ज करें, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल और उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है वो बराबर होगी। और अगर फर्ज करें कि हमें मालूम है कि अगर लैग्रांजियन टाइम डिपेंडेंट नहीं है तो फिर एच भी टाइम डिपेंडेंट नहीं होगा। ठीक, तो हमने यहाँ से इसका पार्शियल डेरिवेटिव और एग्जैक्ट डिफरेंशियल देख लिया। तो वो इसके मजीद डेफिनेशन क्या उसको डिफाइन कर रहा है कि दिस सेज दैट एच डज नॉट वेरी एट ऑल विद रिस्पेक्ट टू टाइम अनलेस इट कंटेन्स टाइम एक्सप्लिसिटली। तो कह रहे हैं कि जब तक कि टाइम वाज़े अंदाज में हैमिल्टन मौजूद ना हो तो एच जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। दैट इज इफ एच डज नॉट एक्सप्लिसिटली डिपेंड ऑन टाइम, एच इज अ कांस्टेंट ऑफ मोशन। एक्सप्लिसिटली बहुत वाज़े अंदाज में मौजूद होना चाहिए। इम्प्लिसिट फंक्शन ना हो, एक्सप्लिसिट फंक्शन हो, बिल्कुल टाइम क्लियरली मौजूद हो। All right, so now is some very important note. We saw in chapter 4 that for a conservative force, and if the holonomic constraints are time independent, the Hamiltonian edge of the system is equal to the total energy of the system and remains constant during the motion. ठीक है कि हमारे पास अगर फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है फॉर एग्जांपल, जो कि अपने पोटेंशियल के जरिए से कैलकुलेट की जा सकती हैं। याद रखिए कंजर्वेटिव फोर्स आर ऑलवेज ड्राइवेबल फ्रॉम देयर पोटेंशियल। यहाँ मैं Q लिख रहा हूँ, Q से या ये समझ लें R लिख रहा हूँ, R से मुराद कोई भी स्पेस डेरिवेटिव X Y Z या R हो सकता है। ये कंजर्वेटिव फोर्सेस अपने पोटेंशियल से जो है वो ड्राइव की जा सकती हैं। तो या अगर फोर्सेस कंजर्वेटिव हों और कंस्ट्रेंट होलोनॉमिक हों और टाइम इंडिपेंडेंट हों, तो H जो होता है यानी कि हैमिल्टोनियन, वो टोटल एनर्जी के बराबर होता है और वो कांस्टेंट ऑफ मोशन रहता है, टाइम में वो चेंज नहीं होता। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये हमने लैग्रांजियन मैकेनिक्स से सीखा था। दिस सजेस्ट अ शॉर्टकट फॉर कंस्ट्रक्टिंग हैमिल्टोनियन। We simply express the total energy in terms of generalized coordinate and momentum. अगर ऐसा है यानी कि H जो है वो टोटल एनर्जी के बराबर है, वो क्या कंडीशन है तो हमने पढ़ी है कि फोर्सेस कंजर्वेटिव हो, दैट इज हम अगर पोटेंशियल दिया हुआ, पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ फंक्शन हो पोजीशन का, ठीक है, और होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट टाइम इंडिपेंडेंट हो, तो ऐसी सूरत हाल में एच जो है वो टोटल एनर्जी के बराबर होगा, वो सिंपली बराबर होगा टी प्लस वी के। वहाँ आपको वो जो हैमिल्टोनियन की डेफिनेशन में जो पढ़ी है एच इक्वल्स टू समेशन पी जे टाइम्स क्यू डॉट जे माइनस एल, उसको करने की ज़रूरत नहीं है, आप कर लें, उससे भी वही जवाब आएगा, यानी टी प्लस वी ही बचेगा। आप करके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो शॉर्टकट बता रहा है कि अगर ऐसा है कि आपके पास फोर्सेस कंजर्वेटिव हो और होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट टाइम इंडिपेंडेंट होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट लग रही हो, तो जो हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम होगा वो टोटल एनर्जी के बराबर होगा। वहाँ अगर आप सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी पता है, पोटेंशियल एनर्जी पता है, तो उनको आप ऐड कर दीजिए, वो टोटल एनर्जी की ई के बराबर होगा। ठीक है, अगर और सूरत हाल डिफरेंट हो तो ये यहाँ आ गया, क्योंकि आपने जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स में टी जो होता है काइनेटिक एनर्जी, उसमें जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यानी क्यू डॉट स्क्वायर होता है। और या आप फॉर एग्जांपल क्यू डॉट को अब आप देखिएगा कि हम हैमिल्टोनियन के फॉर्म में उसके बजाय एक्स डॉट या क्यू डॉट लिखने के हम उसको पी के फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज जो कैनोनिकल मोमेंटम की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो यकीनी तौर पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्यूज का फंक्शन होती है, तो इसलिए वही कह रहा है। अच्छा, तो कह रहा है फॉर अ कंजर्वेटिव सिस्टम हो, ठीक है, यानी कि अगर आप उसमें वर्क डन करें तो पाथ इंडिपेंडेंट हो, बट व्हेन द होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स आर टाइम डिपेंडेंट, लेकिन अब की दफ़ा ऐसा हो कि होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट टाइम डिपेंडेंट हो, दैट इज रियोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स हो। इससे पहले तो स्केलरोनॉमिक थी ना, अगर यहाँ रियोनॉमिक कंस्ट्रेंट हो तो एच हैमिल्टोनियन इज स्टिल कांस्टेंट ऑफ मोशन, बट इट इज नो लॉन्गर टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो याद रखें कि इवन अब हमारे पास सिस्टम कंजर्वेटिव हो, लेकिन होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट जो है वो टाइम डिपेंडेंट हो जाएं, तो एच अभी भी कांस्टेंट तो होगा, वो चेंज नहीं होगा,
लेकिन वो टोटल एनर्जी के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये दूसरी हमारे पास सिचुएशन आ गई। फिर तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि व्हेन द हैमिल्टोनियन एच डिपेंड्स ऑन टाइम टी एक्सप्लिसिटली। ठीक है, इट इज नो लॉन्गर कंजर्व। अगर ये किसी भी सूरत में टाइम जो है एक्सप्लिसिटली सामने आ जाए, यानी कि आपके पास एक ऐसी हैमिल्टोनियन की इक्वेशन बन रही हो कि जहाँ पे टाइम लिखा हुआ आ रहा हो, फॉर एग्जांपल एक्स टाइम टी, फर्स्ट टी टाइम आ गया, तो उस सूरत हाल में हैमिल्टोनियन जो होगा वो कभी वो कंजर्व नहीं होगा, यानी कि वो कांस्टेंट नहीं होगा, टाइम में चेंज होगा। क्योंकि साफ बात है, अगर टाइम का फंक्शन है तो टाइम जैसे जैसे चेंज होता जाएगा, एच चेंज होता जाएगा, तो एच विल नॉट बी कांस्टेंट, बट इट स्टिल बी द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। लेकिन ऐसी सूरत में वो अभी भी टोटल एनर्जी के बराबर होगा, प्रोवाइडेड potential energy does not depend on the velocities and holonomic constraints are time independent। ठीक है, तो ये बड़ी इंटरचेंजेस हैं कि holonomic constraints मतलब हमारे पास h टाइम जो है वो डिपेंडेंट हो, तो वो कंजर्व तो नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, बट स्टिल इट कैन बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी। ठीक है, यानी कि टी प्लस बी या टी प्लस यू। लेकिन उस सूरत हाल में जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो टाइम इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, यानी कि इवन वो वेलोसिटीज पे डिपेंड ना कर रही हो, सिर्फ कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रही हो, और हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट जो उस पर लग रहे हो वो टाइम इंडिपेंडेंट हो। तो ये वो सूरत हाल है कि जिसमें कि हैमिल्टोनियन जो है वो टाइम वो कांस्टेंट तो नहीं है बट टोटल एनर्जी के बराबर है। So please try to remember these interesting facts, and they will really help you out in say, understanding various problems. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ और सिमिलैरिटीज़ हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। जैसे आपको याद है, अभी हमने पिछली दफ़ा हमने ऐसे एग्जांपल्स भी किए हैं। आपको याद है पिछली दफ़ा हमने जो एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में प्रॉब्लम की थी, और मैंने कहा था कि अब देखिए कि इसके अंदर थीटा, ये लैग्रांजियन जो थीटा का फंक्शन नहीं है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम, वो कंजर्व है। ठीक है, तो वो यही आप बताना चाह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर जिस तरह लैग्रांजियन में एक क्यू और पीजे में आपस में रिलेशन है कि इफ Lagrangian is independent of Qj, Pj will be conserved। ठीक है, अगर एक Lagrangian है उसमें एक कोऑर्डिनेट मौजूद नहीं है, तो उसकी करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम है, जनरलाइज मोमेंटम, वो कंजर्व होती है। इसी तरह अगर कोई हैमिल्टोनियन में अगर वो टाइम डिपेंडेंट नहीं है, टाइम एक्सप्लिसिटली नहीं आ रहा, तो हैमिल्टोनियन हमेशा कांस्टेंट होगा या कंजर्व होगा। तो जिस तरह Q और PJ आपस में कैनोनिकल कॉन्जुगेट्स हैं, बिल्कुल इसी तरह H और टाइम आपस में कैनोनिकल कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे टाइम जो है वो एज ए जनरलाइज कोऑर्डिनेट के तौर पे काम आ रहा है, और H जो है वो जनरलाइज मोमेंटम के तौर पे काम आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू कंपेयर एंड टू रिमेंबर। ओके, सो इससे पहले हम सारा जो काम करते रहे हैं वो कंजर्वेटिव हॉलोनॉमिक कंजर्वेटिव सिस्टम्स के लिए है। लेकिन फर्ज करें कि कुछ फोर्सेस सिस्टम पे ऐसी लग रही हों जो कि नॉन कंजर्वेटिव हों, तो उस सूरत हाल में हमारे पास जो लैग्रांजियन इक्वेशन है वहाँ पे जो सोर्स टर्म है वो क्यूजे आ जाती है, जीरो नहीं होता, बस क्यूजे आ जाता है। तो उससे हमारी जो हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन है उनमें ज़रा सा फर्क आएगा कि पार्शियल एच बाय पार्शियल पी जे स्टिल इक्वल टू क्यू डॉट जे, लेकिन जो पी डॉट जे वाली है वो जो है ज़रा सी मॉडिफाई होगी, वो पार्शियल एच बाय पार्शियल क्यू जे प्लस क्यू जे, तो प्लस क्यू जे आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब हम जल्दी से एक काम और करते हैं, वो हैमिल्टन इक्वेशन फ्रॉम हैमिल्टन प्रिंसिपल भी हम मालूम कर लेते हैं। ठीक है, और उससे हम देखेंगे, हम दोबारा हमारे पास वही हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन आएंगे। हमने जैसे पिछली दफ़ा पढ़ा था कि जो हैमिल्टन जो जो प्रिंसिपल है वो आपको क्या कहता है, वेरिएशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप इसको वेरी करें, आई को, जो एक्शन है, यानी कि आप वेरिएशन करें एल में, तो उसका जो इंटीग्रल है फ्रॉम t1 टू t2 टाइम्स dt शुड रिमेन जीरो। ठीक है, आपने वही किया, बस यहाँ पे आपने लैग्रांजियन की डेफिनेशन ली थी। रिमेंबर, रिकॉल दैट एच इज अगेन पीजे क्यू डॉट जे माइनस एल। तो आप अगर एल को उधर ले आए तो ये समेशन पी जे
क्यू डॉट जे माइनस एच, तो ये यहाँ पर होगी, इस तरह लिख दी गई। ठीक है, तो अब हमें इसको इसको वेरी करना है। ठीक है, अगेन कॉन्सेप्ट यही है कि जो एंड पॉइंट्स हैं इन पे वेरिएशन जो है वो ज़ीरो है। अभी फ़िलहाल हम पीजे के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। व्हेन वी विल सी दैट हाउ वी आर गोइंग टू इम्पोज एनी कंस्ट्रेंट ऑन से पीजे। पीजे के बारे में हम क्या कहेंगे, यानी कि डेल्टा पीजे और एट टी वन एंड डेल्टा पीजे एट टू, उसके बारे में क्या कहेंगे वो देखते हैं। ओके, पहले हमने इसके अंदर वेरिएशन की, तो वेरिएशन कैसे होगी कि हमने पीजे को छोड़ा, इसमें हमने वेरिएशन की। फिर अगेन याद रखें कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इनकी वेरिएशन सिंपल है, लेकिन यहाँ ये फंक्शन होता है, फंक्शन जो है वो इन वेरिएबल्स का होता है, तो वहाँ पे वेरिएशन थोड़ी सी लिखने का तरीका डिफरेंट है। तो यहाँ पे वेरिएशन बहुत सिंपल है, वेरिएशन क्यू डॉट जे हो गई, फिर क्यू डॉट जे को छोड़ा, फिर वेरिएशन पी जे हो गई। यहाँ पर आए तो partial h by partial qj, वेरिएशन qj माइनस partial h by partial pj, वेरिएशन इन pj। ठीक है, टाइम्स dt इक्वल्स टू जीरो। ठीक, और आपको जैसे मालूम है कि वेरिएशन के जो डेफिनेशन है उसमें ये जो है वो इंटरचेंजेबल है, तो डेल्टा क्यू डॉट जे को मैं डी वाई बाई डी टी ऑफ ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आइए, अब इसकी फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करें कि देखें कि यहाँ पर ये डेल्टा पी जे है, डेल्टा क्यू जे है, डेल्टा पी जे है, ये यहाँ पे डॉट आ गया है, ये ज़रा सा डिफरेंट हो गया है। यहाँ हमें मालूम है कि ये पीजेज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, क्यूजे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, आर्बिट्रेरी बेसिकली चेंजेस किए हैं ना हमने। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और आर्बिट्रेरी चेंजेस किए हैं। ठीक है, यहाँ वेलोसिटी की जो है वो वेरिएशन हो रही है, तो इट इज़ काइंड ऑफ एन ऑड मैन आउट। इसके साथ हम ज़रा डील करते हैं इतने पार्ट को, और बाकी सारे पार्ट को बहुत सीधे हो जाएंगे। लेट्स सी। देखिए हमने क्या किया कि जो मैंने जैसे आपको बताया था कि इतना पार्ट उठाया और इसकी जो है उसको ज़रा सा हमने ठीक करके लिख लिया। क्यों ये पार्शियल क्यू डॉट ये लिखा हुआ है, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब आप ये देखिए, ये डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट करूँ। ठीक है, तो आपको मालूम है वो क्या होता है, ये बेसिकली तो यहाँ से निकलती है यू वी इज इक्वल्स टू यू डी वी प्लस वी डी यू। जब हम जब इसको पार्शियल इंटीग्रेट करते हैं तो वो बेसिकली बराबर हो जाता है यू डी वी इज इक्वल्स टू यू वी माइनस वी डी यू। पता नहीं आपको दिखाई दिया कि नहीं, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। मैं बचपन से इसको ऐसे ही याद रखता हुआ आ रहा हूँ, तो ये लिखा जा सकता है इज इक्वल्स टू यू वी माइनस वी डी यू। ठीक है, ये हमेशा सरफेस टर्म कहलाती है, ये इतना सा जो है ना सरफेस टर्म। और ये नॉर्मली जो हमारी बाउंड्री कंडीशन होती है इसकी वजह से ये ज़ीरो हो जाता है, तो इतना सा बचता है। तो यहाँ से भी हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम इसमें से ये डी टी से कटने के बाद आप देख सकते हैं कि ये यू हो जाएगा और ये डी वी हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये जब हम इसको इंटीग्रेट वगैरह करेंगे तो ये सारा करने के बाद हमारे पास जैसा यू भी बचा है, तो क्योंकि देखिए यहाँ पर ये u है और ये v है, डी वी, ये डी वी दरअसल ये पूरी चीज़ v है, ये ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पी जे क्रॉनिकल डेल्टा क्यू जे टाइम टी वन टू टी टू, ये इसमें आपने लिमिट्स लगा रहे हैं, और फिर ये हिस्सा आ गया। ठीक है, जो वी डी यू वाला। ठीक है, तो डी यू में आपके पास ये देखिए यहाँ पे हमें डी पी है, यहाँ पे तो डी टी से हमने नीचे लिखा और टी से यहाँ लिख दिया ताकि ये पूरी मुकम्मल इक्वेशन बन जाए, और ये हमारे पास जो है वो वी आ गया। ठीक है, तो इस तरह ये सब तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि वेरिएशन इन क्यू जे एट टाइम टी वन एट टू जीरो है, तो ये पूरी सरफेस टर्म हो गई। तो ये चीज़ बची, तो आपने वो आपने यहाँ पे लिख ली है। याद रखिए कि ये जो लिखा हुआ है ये दरअसल ये लिखा हुआ है डी पी जे लिखा हुआ है। तो मैंने चूंकि मैं इसको इंटीग्रेट टाइम पे कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ डी टी लगाया और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया डी टी से, तो ये डी टी दरअसल यहाँ से आया है। ठीक है, ये डी टी दरअसल यहाँ से आया, ये पहले से था नहीं। जो इक्वेशन की ओरिजिनल वो थी डी पी जे डेल्टा क्यू जे थी, उसको मैंने डी टी से यहाँ डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया। ये फिजिसिस्ट वे है, ये रेगुलरस वे नहीं है। ये अगर किसी मैथमेटिशियन से बात करेंगे तो वो यकीन तौर पर कहेगा ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं, बट
but for the time being it works, right? ओके सो हम हमारे पास इस पूरी चीज़ की जगह पे हमारे पास माइनस इंटीग्रल T1 to T2 समेशन P डॉट जे डेल्टा क्यू जे डी टी आ गया। अब आप देखें कि हमने यहाँ जो डेल्टा क्यू डॉट जो आ रहा था उससे हमने निजात हासिल कर ली। अब ये P डॉट जो है पी पे आ गया, यहाँ से हट गया। ठीक है, तो हम इसको उठा के हमने ये जो हमारे पास 5.9 थी, पहली इक्वेशन की जगह ये आ गया, ये बस वैसे के वैसे सेकंड इक्वेशन लिखी हुई है, ये थर्ड इक्वेशन लिखी है, ये फोर्थ लिखी हुई है। ठीक है, आप इसको यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। तो अब आप ये देखें कि यहाँ डेल्टा पी जे है और यहाँ डेल्टा पी जे, तो ये आप आपस में संभव ये दो टर्म आपस में रिलेटेड होंगी। इसी तरह यहाँ डेल्टा क्यू जे है, यहाँ डेल्टा क्यू जे है, तो ये आपस में रिलेटेड होंगी। हमने क्या किया कि इन दोनों को टीम अप कर लिया, ग्रुप में कर लिया कि डेल्टा पी जे वाली टर्म एक साथ कर ली, तो ये क्यू डॉट जे और माइनस पार्शल एच बाय पार्शल पी जे यहाँ हो गया। ठीक है, और फिर हम बीच में माइनस साइन क्यों आया, यहाँ से देखते हैं कि पार्शल ये क्रॉनिकल डेल्टा क्यू जे ये टर्म और हमने ये टर्म मिलाई, तो ये दोनों टर्म माइनस के साथ हैं, तो इसलिए हमने माइनस कॉमन निकाला, तो पी डॉट जे प्लस पार्शल एच बाय पार्शल क्यू जे डी क्यू जे आ गया। ठीक है, और ये ओवरऑल डी टी इक्वल टू जीरो। तो अब आप देखिए कि डी टी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारे पास का मतलब है कि पूरी टर्म जीरो होगी। तो अब चूंकि ये हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, डेल्टा क्यू जे और पी जे, तो वेरिएशन इन डेल्टा क्यू जे एंड वेरिएशन इन पी इन डेल्टा पी जे ये इंडिपेंडेंट वेरिएशन है। तो ये इंडिपेंडेंटली जो है वो जो यानी कि हम जब इसको ज़ीरो करने वाले हैं, तो बेहतर ये है कि हम ये कहें कि अब डी टी ज़ीरो नहीं है। तो बेसिकली हमारे पास इक्वेशन क्या बची, ये बची कि क्यू डॉट जे माइनस पार्शल एच बाय पार्शल पी जे डेल्टा पी जे। ठीक है, और माइनस पी जे डॉट और प्लस पार्शल एच ओवर पार्शल क्यू जे और डेल्टा क्यू जे इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो अब बात यह है कि ये जो वेरिएशन है पार्शल ये सॉरी डेल्टा पी जे और डेल्टा क्यू जे, ये आर्बिट्ररी है और ये दोनों इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं और इनकी वेरिएशन आर्बिट्ररी है। तो इन दोनों इक्वेशन को इंडिपेंडेंटली जीरो होना पड़ेगा, ये नहीं होगा किसी एक को जीरो करें तो जीरो हो जाए। तो इसको ये जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ये आर्बिट्ररी जो वेरिएशन है। इसका मतलब है कि क्यू डॉट जे माइनस पार्शल एच बाय पार्शल पी जे ये अपनी जगह जीरो है, और पी जे प्लस पार्शल एच बाय पार्शल क्यू जे ये अपनी जगह जीरो है। तो अगेन चूंकि क्यू जे माइनस पार्शल एच बाय पार्शल पी जे इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से जो माइनस था ये उधर जाएगा, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। और यहाँ से पी जे डॉट प्लस पार्शल एच बाय पार्शल क्यू जे ये अपनी इंडिपेंडेंटली जीरो है, तो ये माइनस के साथ यहाँ पे आ जाएगा। तो वो कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन हमने दोबारा से जो है वो हासिल कर ली। ठीक है, ये ख्याल रखिएगा। तो वो ये कह रहा है कि देखिए ये वाली जो हम यहाँ से अगर आप जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको पीजे वगैरह दे देगा। तो कह रहा है इस तरह की चीज़ तो हम लैग्रांजियन से भी हासिल कर लेते थे। देखिए जो सेकंड इक्वेशन है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये आपको जो है वो जनरलाइज क्या नाम है, ये आपको बिल्कुल नए तरह के सोल्यूशन दे रही है। एंड जब हम इसको अप्लाई करेंगे अपने अगले क्लास में, तो ये चीज़ें आपके और वाजे होंगी कि जो उसने यहाँ पे लिखने की कोशिश की कि the reader will see that Hamilton's canonical formalism is of no great assistance in getting an actual solution of the path of the particle. ठीक है, एक चीज़ और है वो ये कि ये हम इनके ज़रिए से कोई एक्चुअल पाथ हासिल करने में हमें कोई बहुत आसानी नहीं हो रही, लेकिन जो पाथ हम स्पेस में हासिल करेंगे वो यकीनी तौर पे बहुत हमारे लिए वैल्यूएबल है, और वो सिस्टम की डायनामिक्स और उसकी सिमेट्रीज बताने में बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होगा, ख़ासतौर पर जब हमारा वास्ता कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के साथ पड़ रहा है। तो फ़िलहाल हम अभी इसको इस क्लास को हम यहाँ पे छोड़ते हैं। ठीक है, और हम अगली क्लास में हम इसकी प्रॉब्लम इसको अप्लाई करना सीखेंगे कि हम इसको अप्लाई कैसे करें। एंड देन यू विल सी मोर अबाउट दीज इक्वेशन के जो यहाँ पे कह रहा है द फर्स्ट कैनोनिकल इक्वेशन यूजुअली रिप्रोड्यूस द रिलेशन पार्शियल जे बाय पार्शियल एल बाय पार्शियल बी डॉट जे।
giving nothing new. But it is the second term, that is P dot J, जो कि हम यहाँ से मिल रही है, that produces the equation of motion at once. तो यहाँ से हमें directly equation of motion मिलेगी. And just wait for the next lecture. You will see how do you get equation of motion directly from this equation. क्योंकि ये इक्वेशन जो है हमें basically what will give us is the definition of PJ. You will see. Just wait for the next class. All right, thank you very much. तो ये जितना हमने सारा काम किया है, प्लीज ट्राई टू डू इट ऑन योर पेपर. इसके सारे स्टेप्स जो हमने यहाँ पे अभी तक किए हैं, वो सारे स्टेप्स आप खुद से करें. एंड रीड द आर्गुमेंट्स. जो मैंने आर्गुमेंट्स आपको दिए हैं वो सुने, उन्हें इंटरनलाइज करने की, समझने की कोशिश करें. नहीं समझ में आए तो प्लीज़ आस्क मी, एंड ताकि आपको ये चीज़ें एक दफ़ा समझ में आ सकें. समझ में आएंगी तो यू विल एंजॉय दैम, अदरवाइज यू विल हैव अ प्रॉब्लम. आपको याद करनी पड़ेंगी, रट्टा लगाने पड़ेंगे, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच.